जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 है निर्धनता एक चुनौती। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग? निर्धनता एक चुनौती। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग देखेंगे कि निर्धनता मतलब जिस व्यक्ति के पास अगर धन नहीं होता है तो उस व्यक्ति के सामने कौन कौन सी समस्या आती है और वो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो उसी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यदि हम आपको बता दें, इसके जो हम पिछले जब इसका चैप्टर था वो था हम लोग संसाधन के रूप में लोग, उसमें हमने देखे थे कि जो लोग हैं उसको एक नज़र से देखा जा रहा है, लोगों को क्या किया जा रहा है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। और आज का जो वीडियो है वो है हम लोग का चैप्टर 3, जो क्या है निर्धनता एक चुनौती के रूप में डिनोटेड किया गया है, जिसे को हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यह जो होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। तो पार्ट 1 में हम लोग आज जितना हो सके उतना हम लोग पढ़ेंगे और जो लास्ट जो बच जाएगा वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग, इसका परिचय। जो हम लोग का निर्धनता है वो एक चुनौती है, उसका हम लोग परिचय देख लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन है। वे गांव के क्या है भूमि श्रमिक भी होने वाले भी हो सकते हैं, वे निर्माण स्थल के दैनिक विभोग श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबे में काम करने वाले भी लोग हो सकते हैं। देखिए हम लोग का जो इंट्रोडक्शन है मतलब जो परिचय है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उस सब के बारे में बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं या फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग क्या करते हैं, वे तो हो सकते हैं निर्धन हैं, साथ ही साथ वे गाँव के भूमिहीन, मतलब जो व्यक्ति गांव से रहते हैं और वो भूमिहीन है, मतलब उस व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है। हम ये सारे लोगों को अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और साथ ही साथ हम वो लोगों को भी देखते हैं जो हो सकते हैं ढाबे में काम करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे लोगों के बारे में लोगों को हम लोग देखते हैं हम लोग डेली, ठीक है। और बाल श्रमिक भी, हुए भी चिथड़े हुए बच्चे उठाने वाले भिखारी भी हो सकते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत बहुत अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। चौथा, व्यक्ति निर्धन है। ये अगर हम रियलिटी की बात करें, भारत में अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में क्या है दोस्तों, भारत का हर चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धन हो सकता है। भारत का हर चौथा मतलब 4 व्यक्ति में आपको एक व्यक्ति क्या मिलेगा, आपको निर्धन मिलेगा। 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति आपको निर्धन मिलेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भारत में क्या है कि हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग निर्धन में रहते हैं। जो भारत में है दोस्तों वो कितना है, 26 करोड़। 26 करोड़ वो लोग क्या है, निर्धन रहते हैं। निर्धन लोग कितना है, 26 करोड़ लोग क्या है, निर्धन है। ये आंकड़ा बताया गया एनसीईआरटी का है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेतन है। मतलब कह रहा है कि जो विश्व में विश्व के देशों की अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा निर्धन कौन देश में मिलता है, वो हमारे भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है, भारत में। यह एक चुनौती है। यह हम लोग क्या चुनौती भी कह सकते हैं। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो जनसंख्या वो अगर गरीबी में रहेगा, गरीबी रेखा के नीचे जिएगा तो हम लोग के लिए अच्छी बात है, ये नहीं है। तो वही कह रहा है कि जो भारत में है वो 26 करोड़ से लोग भी क्या है, गरीब हैं, निर्धन है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट की तब बात करें हम लोग, निर्धनता 2 विशिष्ट मामले। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले क्या है, राम रसन किसके नाम से, 33 वर्षीय राम शरण के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, राम शरण, जिसका उम्र कितना है, 33 वर्ष है। कितना है, 33 वर्ष है। और वो कहाँ का निवासी था, झारखंड में एक रांची के निकट गेहूं के आटे मिल में वो दैनिक श्रम के रूप में काम करता है, ठीक है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है, मतलब जब भी उसको पेमेंट मिलता है तब वो कितना कमाता है, 1500 रुपये कमाता है। जब उसको पेमेंट मिलता है तब कितना कमाता है, 1500 रुपये कमाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें हम लोग, यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। और उसके परिवार में टोटल कितना व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति। और उसको पेंशन कितना मिलता है, 1500 उसका इनकम मिलता है। और 6 व्यक्ति उसको खाने वाले हैं। उसमें वो क्या करेगा, आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा, पानी से लेकर के आजकल तो हर चीज़ खरीदना पड़ता है। तो वो कहाँ से खुला पाएगा, नहीं पाएगा। तो वही कह रहा है कि जो उसके जो 6 परिवारों के लिए इतना पैसा पर्याप्त नहीं है। उसमें उसकी पत्नी में 6 माह से 12 वर्ष की आयु में 4 बच्चे भी शामिल है। और जो उसमें है, जो उसको 1500 मिलता है और उसके परिवार में कितना
6 माह और 12 वर्ष के टोटल 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उसके राम शरण के टोटल कितना 4 बच्चे हैं। ठीक है, वो कह रहा है। और आगे देखिए, उसे रामगढ़ के समीप क्या कह रहा है, रामगढ़ के समीप क्या मिल रहा है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं। इसका अगला हम लोग का है, रामगढ़ के समीप गांव में रहने वाले रामगढ़ के समीप गांव में रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। और देखिए भाई, वो तो जो राम शरण है वो तो बाहर के रांची में काम करता है, शहर में काम करता है, लेकिन उसका जो रियल घर है वो कहाँ है, वो रामगढ़ है। रामगढ़ में उसके माता पिता हैं और उसका परिवार लेकर के वो रांची आया हुआ है और वहाँ पर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। उसके भूमिहीन श्रमिक के पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। और जो उसके मम्मी पापा हैं वो किस पर निर्भर है, इसके दोनों बेटे पर। एक बेटा कहाँ रहता है, हजारीबाग में रहता है, और एक बेटा रहता है रांची पे। वो दोनों ही बेटे पर आश्रित है उसके माता पिता, कि उसका अगर उसका बेटा उसको पैसा देंगे तो वही हम लोग परिवार अपना घर चला सकेंगे, ये पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, राम शरण शहर की बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर कमरे के मकान में रहता था। वो ईंटों और मोटी के खोपड़ों के बनी काम चलाऊ झोंपड़ी में रहता था। उसके पास ना अच्छा घर किराए के रूप में लिया था, बस वो किसी भी झोंपड़ी में जो काम चलने लायक था उस पर वो रहता था। साथ ही साथ उसमें उसकी जो पत्नी थी वो शांता देवी कुछ घरों की अंशकालिक नौकरी में काम करती थी तथा 800 रुपये और कमा लेती थी। और उसकी पत्नी भी क्या करती थी, किसी दूसरों घर के में काम करती थी और वो कितना पैसा कमाती थी, 800 रुपया कमाती थी। ठीक है, वे दिन भर दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते थे। मतलब वो दिन में जितना काम करते थे उसमें उन लोग का सिर्फ दाल और भात सिर्फ आधी आधी करके ही कर पाते थे, पूरा दिन का वो लोग नहीं कर पाते थे, वही कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त भी नहीं होता था। लेकिन ये तो आधी जुटाते थे, लेकिन कभी कभी उन लोग के पास क्या था, ये भी पूरा नहीं हो पाता था कि हम लोग आज पूरा हल्का भी खा सकें। उसका बड़ा बेटा परिवार की आयु में वृद्धि के लिए चाय का एक दुकान में एक सहायक के काम के रूप में 300 रुपये और कमा लेता और उसकी 10 साल की छोटे बच्चे वो देखभाल भी करती थी। ठीक है, कोई भी बच्चा स्कूल तो नहीं जाता था, उसमें प्रत्येक के पास 2 जोड़े फूटे पुराने कपड़े थे और कपड़े भी खरीदने के लिए उसके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं था, वही कह रहा है। जूते पहनना विलासिता था और छोटे बच्चे अल्प पोषित रहे, जब भी वे बीमार होते तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी नहीं मिलती। कहने का अर्थ क्या कह रहा है, देखिए इतना अच्छा गंभीर इन लोग का, इतना भयानक से गरीबी का। आपको गरीबी का असल मज़ा तो यहाँ दिखने मिलेगा कि गरीबी क्या चीज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गरीबी अगर किसी घर में अगर प्रवेश करती है ना तो उसका घर को पूरा चौपट करके रख देती है। आप देख सकते हैं, उसका 10 साल का छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग का देखभाल तो उसकी मम्मी करती थी, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था वो क्या करता था, किसी चाय की दुकान में हेल्पर का काम करता था और दिन में 300 रुपया कमाता था, 300 रुपया। और देखिए इसके पास, इन लोग के पास पढ़ाई का तो कोई नसीब ही नहीं है कि पढ़ाई भी हम कोई चीज़ होती है। इन लोग तो पढ़ाई के बारे में देखा ही नहीं है। और वही कह रहा है दोस्तों, उन लोग के स्कूल के तो कुछ देखा ही नहीं है। और उन लोग के पास कपड़ा तो नाम चीज़ का 2 ही कपड़ा था जो फटा हुआ था। और उन लोग जूता हम लोग जो पहनते हैं दामी 1100-1200 का जूता, उन लोग तो जूता पहना था विलासिता। मतलब उन लोग का सपना था कि हम लोग भी जूता पहनेंगे, और जो कि हम लोग जूता फेंक देते हैं, उन लोग का सपना था जूता। समझ रहे हैं, इतना गरीबी तो आप लोग देख सकते हैं, गरीबी की चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये कहानी पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इधर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामीण निर्धनता। ये तो हो गई हमारी शहरी निर्धनता। शहर में आप लोग रह करके किस तरह निर्धन हो सकते हो शहर में, कि शहर में भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भारत अगर शहर में वो व्यक्ति रह रहा है परिवार लेकर के वो अच्छा खासा कमा रहा हो, ऐसे कभी नहीं होता है। हो सकता है वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में होगा तभी जाकर वो रांची में रह रहा है, नहीं तो वो कभी नहीं रहेगा। देख, आपने तो इस कहानी के माध्यम से समझा ना कि उस व्यक्ति सिर्फ 1500 रुपया में रांची में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ घर में रहेगा तो घर में भी उसके पास पैसा नहीं आएगा, आय का साधन नहीं आएगा, तो वो फिर घर के परिवार कैसे चलाएगा। 6 आदमी का परिवार है, उसमें उसके मम्मी पापा को भी देखना पड़ता है, टोटल 8 जन। हालांकि उसका भाई भी हजारीबाग में रहता है, लेकिन वो उसको कितना पैसा देगा, भाई माई में कहाँ बनेगा कि हम बराबर देंगे तुम भी बराबर देखा। वैसा थोड़े देखेगा ये तेरा परिस्थिति क्या है, तेरा परिस्थिति, वैसा कभी नहीं होता है।
तो गरीबी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, जिसके घर में घुस गई ना पूरा तबाह कर देती है, घर को पूरा तबाह कर देती है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, ये तो हो गया हम लोग शहरी में ग्राम निर्धनता कि शहर के लोग किस तरह निर्धन हैं। अब हम बात करेंगे गांव के लोग किस तरह निर्धन हो रहे थे। ठीक है, गांव के लोग किस तरह निर्धन हो रहे हैं। देखिए, एक का नाम है हम लोग का लखा सिंह, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला था। ये है हम लोग का ग्रामीण निर्धनता, जो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। और जो शहरी निर्धनता है वो कहाँ बताया गया, झारखंड के रांची में बताया गया है कि झारखंड की रांची शहर में रह कर के आप लोग किस तरह निर्धन है। वो व्यक्ति जो कौन था, उस व्यक्ति का नाम राम शरण था। राम शरण किस प्रकार गाँव में शहर में जा कर के भी पैसा कमा नहीं पा रहा है और निर्धनता की चुनौतियाँ सामना कर रहा है। और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में अगर निर्धनता की बात करें तो वो कहाँ के बताया गया, लखा सिंह के बारे में बताया गया है, जो कहाँ का निवासी था, उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी था। कहाँ था, मेरठ का निवासी था, उत्तर प्रदेश का मेरठ का निवासी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं। उसके परिवार के पास कोई भी भूमि नहीं थी, इसलिए वह बड़े किसान के छोटे मोटे काम करता था। कहने का मतलब देखिए, वो कहाँ का था, जो लखा सिंह था उसका घर कहाँ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में था। लेकिन क्या था ना, उन लोग के पास कोई भूमि ही नहीं था जिससे वो लोग फसल उत्पादन कर सकते, फसल उगा सके, जो अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त था। उन लोग के पास कोई भूमि ही नहीं था, जिस कारण क्या कर रहा था, लखा सिंह किसी गाँव के एक बड़े किसानों के वहाँ पर छोटे मोटे काम करता था। जैसे बोरा ढोना हो गया, फिर जो घास उस निकाते नहीं है वो करना हो रहा था, फिर हल जोतना होता था, फिर उस ट्रैक्टर चलाना होता था। वो कुछ भी छोटा मोटा काम वहाँ पर कर रहा था बड़े किसानों के वहाँ। और आय भी वैसी ही होती है, कई बार उसे पूरा दिन भी मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपये मिलता था। और वह तो देखिए भाई, जब आप बड़े किसान के वहाँ काम करोगे तो वहाँ पर क्या आपको सामना करना पड़ेगा कि हो सकता है एक दिन आपको काम बहुत एकदम पूरा जोर जबरदस्ती आपको 12 घंटा काम कराएगा किसी दिन, क्योंकि उसके पास 12 घंटा काम है। और दूसरा दिन हो सके आपको 1 घंटा भी काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके पास दूसरा दिन काम ही नहीं है। पहला दिन तो पूरा ज़बरदस्त काम था, लेकिन दूसरा दिन उसके पास कोई काम ही नहीं था। तो क्या होगा, इस तरह आपका जो रोज़गार है वो कभी अच्छा चलेगा, कभी पैसा आएगा तो दूसरा दिन नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि किसी एक दिन उसको मेहनत इतना ज़्यादा करा दे रहा था और उसके बदले में उसको 50 रुपया दे रहा था। कितना दे रहा था? ओनली फॉर 50 रुपया। उसको केवल 50 ही रुपया उसको मिल रहा था, 50 रुपया ही उसको मिल रहा था काम के बदले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं। एकदम बहुत ही अच्छा कहानी है कि हम लोग गरीबी निर्धनता किस तरह होती है। लेकिन प्रायः खेत में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल, थोड़ी सब्जी ही मिल पाती है। कहने का मतलब वो किसान के वहाँ काम करता है और जैसे ही पूरा दिन काम करने के बाद वो किसान क्या करता है, उसको कुछ सब्जी दे देता है, कुछ सब्जी देता है, कुछ दाल देता है और कुछ उसको अनाज भी दे देता है कि जाओ तुम इसको पका कर खाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। इसलिए उसको ये सारी चीज़ उसको मुफ्त में दे देता है काम करने के बदौलत, काम करने के बाद। ठीक है, वही कह रहा है क्या है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 8 सदस्य का परिवार था, 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। और जो उसके जो परिवार था दोस्तों, वो कितना सदस्य थे, 8 सदस्य थे उस परिवार में। और जबकि हम राम शरण के में देखे थे जो शहरी में थे, वो कितना 6 परिवार और जिसके माता पिता लेकर के 8, वो भी 8 और ये भी 8 हैं। ठीक है, ये भी कह रहा है कि उसमें उसका जो परिवार था वो कितना था, 8 सदस्य वाला परिवार था। कितना था? 8 सदस्य वाला परिवार था। परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी जुटा नहीं पाता था। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता था और परिवार की महिलाओं को पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से चलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देता था। जो उसकी पत्नी थी दोस्तों, वो लखा सिंह की पत्नी, वो परिवार की महिलाएं क्या करती थी, पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेत में जलने की लकड़ियां बीनने में ही पूरा दिन वो लोग गुजार देती थी। बस काम करता था, सिर्फ लखा सिंह ही काम करता था दूसरे किसानों के यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है। उसके पिता की जो तपोदित की मर्जी थी, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों जो लखा सिंह का जो पिता था, वो कुछ बीमारी होने के कारण मृत्यु हो गई थी। देखिए, बीमारी होने के कारण मृत्यु हो गई। वो उसका अपना पिता का जान भी नहीं बचा पाया, इतना भयानक थी गरीबी, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं तो वो कैसे बचाएगा। आजकल दुनिया में बहुत कुछ है पैसा, लेकिन सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो आप शायद ही दुनिया में
बहुत कुछ सामान को, बहुत सी चीज़ ऐसा है जो आप उसको अनुभव कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके पैसा कमाने की ओर सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके पिता क्या कर रहे थे, मृत्यु हो जाती है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है पहले ही 2 साल। क्यों? क्योंकि उस गंभीर बीमारी होने के कारण, कोई बीमारी हो गया था, वो पैसा जुटा नहीं पाया, डॉक्टर को अच्छा से दिखा नहीं पाया, जिस कारण उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए, माँ अब उसी बीमारी से ग्रसित है और उसका भी जीवन धीरे धीरे छीन हो रहा है। और देखिए दोस्तों, उसका पिता तो की मृत्यु तो हो गई और धीरे धीरे क्या उसका मम्मी को भी वही बीमारी पकड़ ली दोस्तों। और उसकी मम्मी भी क्या कर रही है, उसका मम्मी भी धीरे धीरे अपने पिता की अपने मृत्यु की ओर चली जा रही है। मतलब उसका, वो देखिए अब उसका मम्मी को भी इतना खतरनाक बीमारी हो गया कि वो भी उसको इलाज कराने नहीं पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गरीबी क्या चीज़ होती है। एक तो पिता छीन ली गरीबी, अब माता को भी छीनने की ओर डगार पे है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया और 10वीं वर्ष की उम्र में कमाना शुरू करना पड़ा। और ये इसमें और है ना, जो लखा सिंह है वो 10 क्लास तक भी नहीं पढ़ाई किया है। क्यों? क्योंकि उसको पास फुर्सत ही नहीं था, उसके पापा बीमार हो गए तो कमाने वाला कोई चाहिए ना। तो उन्होंने, लखा सिंह ने क्या 10 वर्ष की उम्र में अपना काम शुरू किया, मतलब वो काम करना शुरू कर दिया था। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने, लखा सिंह ने काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे देखिए नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों ही में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी विलासिता था। देखिए यहाँ पर तो उन लोग के पास जूता पहनने की विलासिता थी, मतलब उन लोग का सपना था जूता पहनना। लेकिन इसमें जो गांव में जो लोग हैं उसका सिर्फ सपना है साबुन तेल में हमको नहाना, बस उन लोग पानी में डूब के आते थे, नहा के आते थे। और यहाँ पर ये लोग शहर में भी तो थोड़ा बहुत चलिए ठीक है, लेकिन गांव एरिया में अगर आप गरीब हैं ना तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। देख सकते हैं इन लोग क्या कर रहा, साबुन तक इन लोग को नहीं में नसीब नहीं हो रहा था। तो ये होती है दोस्तों निर्धनता। क्या होती है? निर्धनता। आप लोगों ने देखा 2 कहानी है, एक है हम लोग का ग्रामीण निर्धनता और एक है शहरी निर्धनता। आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ग्रामीण निर्धनता आखिर किस तरह आती है और शहरी निर्धनता आखिर किस तरह आती है, और आती भी है तो क्या क्या नुकसान करती है। समझ में आ गया? आइए हम आगे बात करें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब इसका सारांश पूरा अच्छे से दोनों को पढ़ने की कोशिश करें। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। एक ऐसी स्थिति में भी हम माता पिता अपने बच्चों को ही नहीं भेज पाते हैं, कई बीमारी आदमी इलाज करवा नहीं पाता। निर्धनता का स्वच्छ जल और सफाई, स्वच्छ सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ है कि नियमित रोजगार की कमी भी है तथा नियमित शीतलता स्तर का भी अभाव है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, जो ऊपर में 2 कहानी हमने देखा दोस्तों, एक है ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता, उसको अगर हम दोनों के अर्थ में समझें तो जो हम लोग का निर्धनता का अर्थ है दोस्तों, निर्धनता का अर्थ क्या है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजने अभी एक कारण है, साथ ही साथ अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करना हुआ है, और क्या है नियमित रोजगार नहीं प्राप्त करना। अगर आपके पास नियमित रोजगार नहीं होता है तो भी आप निर्धनता के शिकार होते हो, क्योंकि उसके पास कोई पैसा आने का सोर्स ही नहीं है, ठीक है। ये सारे कह रहा है। उसके बाद हम यहाँ से छोड़ करके अब हम लोग आ जाते हैं सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। ये सारे चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से, मतलब जो वैज्ञानिक, जो समाज के वैज्ञानिक हैं उसकी जो नज़र से हम लोग की निर्धनता है वो किस तरह है। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग के लिए वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण की कुप्रथा, प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल की स्वच्छता तक पहुंच की कमी जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से हम लोग देखा जा सकता है। जो सामाजिक वैज्ञानिक है दोस्तों, वो तो निर्धनता, वो लोग सोच तो रहे हैं कि जो हम लोग का निर्धनता है, निर्धनता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोग की दृष्टि से है, मतलब हम लोग के जो नज़र से है वो क्या क्या है कि किसी व्यक्ति के पास
अच्छी रोजगार की उपलब्धता ना होना, किसी व्यक्ति को साक्षरता ना होना, किसी व्यक्ति को शिक्षा की कमी ना होना, स्वास्थ्य की सेवा की कमी ना हो, मनुष्यों को सेवा की कमी होना, किसी व्यक्ति को अच्छा सेवा ना मिलना, किसी व्यक्ति को अच्छा पानी ना मिलना, किसी व्यक्ति को अच्छा कपड़ा ना मिलना, खाना ना मिलना, ये सारे जो चीज़ हैं इसी के कारण हम उसको निर्धनता मानेंगे किसी व्यक्ति में। अगर किसी व्यक्ति में ये सारे चीज़ जैसे कपड़ा, किसी व्यक्ति में अच्छा कपड़ा, किसी व्यक्ति को अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है, स्वस्थ सेवा नहीं मिलता है, किसी व्यक्ति को स्वस्थ सेवा नहीं मिलता है, और किसी व्यक्ति को अच्छा रहने के लिए घर नहीं मिलता है, तो अगर वो 3 कारणों से जूझ रहा है तो वह व्यक्ति क्या है? निर्धन है दोस्तों। वो व्यक्ति क्या है? निर्धनता का हम लोग आंकड़ा मान सकते हैं। तो यही कह रहा है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ऊपर की ओर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग देख लिए थे ना, सामान्य पर निर्धनता, असुरक्षा। अब बात करते हैं हम लोग निर्धनता रेखा। किस पर बात करेंगे? निर्धनता रेखा। कि निर्धनता रेखा हम लोग किसको कहते हैं? निर्धनता पर चर्चा करने के केंद्र की सामान्यता निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर ऐसी न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह के पूर्ण कराने की आवश्यक है। कहने का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं निर्धनता रेखा, तो निर्धनता रेखा हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों? कि कोई व्यक्ति अगर एक लिमिटेड रेखा खींची गई है कि वह व्यक्ति अगर इस इनकम से ऊपर इस व्यक्ति जो कुछ मान के चलिए 10,000 पर ईयर, मतलब पर साल वो व्यक्ति 10,000 कमा रहा हो, या फिर 10,000 से ज़्यादा कमा रहा हो, या फिर 10,000 से नीचे कमा रहा हो, तो ये सारे जो कुछ एक लिमिट दिया जाता है, मतलब कुछ एक पैसा फिक्स रखा जाता है, और या फिर उसके ऊपर अगर जा रहा है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है, अगर उसके नीचे जा रहा है तो वो निर्धनता रेखा से कम है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की ओर। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं। प्रत्येक देश का काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जैसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के विस्तार वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में जिसके पास कार रखना विलासिता मानी जाती है। कहने का मतलब जो निर्धनता रेखा है दोस्तों वो क्या करता है? 2 देशों को भी डिनोटिंग करता है, मतलब 2 देशों को भी दर्शाता है। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है। यदि हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वैसा व्यक्ति गरीब है ना जिसके पास कार नहीं है। क्या है? कार नहीं है। और अगर हम लोग भारत की बात करें ना तो जिसके पास चप्पल नहीं है ना वो व्यक्ति निर्धन है। देख रहे हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क। कार का दाम है हम लोग का मान के चलिए लाख में, और चप्पल का दाम है 100 रुपया, 100 रुपया, सॉरी ये 1000 हो गया, 100 रुपया। अंतर देख रहे हैं कितना अंतर है? कार का दाम 6 लाख और इधर 100। अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो निर्धन है, और यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास अगर चप्पल नहीं है तो वो निर्धन है। ये होता है भारत और अमेरिका में अंतर। कितना डेवलप कर लिया है, देख रहे हैं ना। चलिए इसको हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आगे देखिए आगे क्या लिखा है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। जब हम भारत में अगर बात करें हम लोग, तो भारत में अगर निर्धनता रेखा को जांचने का जो अवसर देखें वो कौन कौन से हैं? किसी व्यक्ति के पास कपड़ा, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा, ये सारी चीज़ों के हम लोग देखते हैं। भौतिक मात्राओं में स्वरूपों में जो उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूचीबंधित कैलोरी की आवश्यकता भी निर्धारित करती है। मतलब कि हम लोग निर्धनता रेखा यदि जांच करते हैं तो भारत में देखेंगे कि व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कैलोरी एनर्जी जुटा पा रहा है वो व्यक्ति। तो यदि बात करें हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी आवश्यकता होती है। कितना होती है? ग्रामीण क्षेत्रीय अगर लोग 2400 कैलोरी यूज कर रहे हैं प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं है। अगर 2400 से कम कर रहे हैं तो वो निर्धनता रेखा के क्या है? नीचे है, वो निर्धन माना जाएगा। अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन यूज़ नहीं कर रहा है प्रति व्यक्ति तो वह निर्धन है। और अगर बात करें शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है, क्योंकि शहर का लोग बहुत थोड़ा कम खाता है और गांव का थोड़ा मेहनती होता है, एकदम उसको तो कुछ भर भी नहीं करेगा। गांव में आप
भात दे दीजिए ना, एकदम पूरा ख़त्म कर देगा। भात उन लोग के लिए बहुत ही एकदम मेन होता है, ब्रह्मास्त्र होता है गांव का आदमी का भात। तो ठीक है, तो हम बात करें शहर क्षेत्र में, तो शहर क्षेत्र में कितना 2400 कैलोरी, और गांव की क्षेत्र में शहर क्षेत्र में कितना 2100 कैलोरी, और गांव वाले क्षेत्र में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर इतना जुटा पता है तो वो व्यक्ति निर्धन नहीं है, और इससे कम नहीं पता है तो वो निर्धन है। ये हम लोग आंकड़ा माना गया है। ठीक है, बस यहाँ तो यही लिखा है ना, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप रुकिए, हम डैश कर देते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, और गांव शहर में इतना, ग्रामीण रहने वाले की ये सब, क्योंकि ग्रामीण वाले क्या है अधिक थोड़ा काम करते हैं ज़्यादा, बस वही कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं निर्धनता के अनुमान, ये वाले चीज़ को, वो बस वो सब कुछ नहीं है। अब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के अब इसको नोट्स में उतार लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टर्म्स। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं निर्धनता के अनुमान, इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, भारत का में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। जो निर्धनता है दोस्तों, उसमें हम लोग कुछ सालों में हम लोगों ने निर्धनता पर अच्छा पकड़ बना लिया। मतलब निर्धनता हम लोग भारत में कम हुई है। पहले थी 1973 में बात करें तो 55% थी, और अभी बन के 36% हुई है। तो हम लोग की निर्धनता धीरे धीरे कम हो रही है, और हो सकता है 2000 में हम लोगों ने देखा निर्धनता नीचे की निर्धनता अनुपात में टोटल 26% हो गई, और धीरे धीरे 2006 में हम लोग का जो निर्धनता है दोस्तों वो 26% से हो गई। तो हम लोग निर्धनता धीरे धीरे हम लोग की कम हो रही है, और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग की निर्धनता और भी कम हो। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में हम लोग की निर्धनता रेखा 20% से भी नीचे आ सकती है, आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ और साल अगर हम लोग इसी पर अच्छा से काम करते रहे तो हम लोग की जो निर्धनता रेखा है वो धीरे धीरे और नीचे 20% से भी नीचे आ जाएगी। यहाँ पर वही कह रहा है। अब यहाँ से देखिए, लोगों की जो संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान निर्धनों की संख्या में काफ़ी 26 लाख करोड़ लोग की गिरावट संकेत देते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ समय बाद जो हम लोग की निर्धनता रेखा थी 26% यानी 32 करोड़ थी, और धीरे धीरे 20% में, लेकिन हम लोग की जो निर्धनता रेखा है वो 26 करोड़ में पहुंच गई है। धीरे धीरे और कम हो रहा है निर्धन लोगों की संख्या, यही कह रहा है। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 1900 से 2000 के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में, ये सारे इतना। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1973 से 74 में जो ग्रामीण में था 56% था, शहरी में 49% था। ठीक है, और बात करें हम लोग जो वर्ष 1900 कितना था 93 से 94 के बीच था 37% से 32% था, और 1999 से 2000 के बीच 27% और 23% था। ये सारे हम लोग निर्धनों की संख्या थी, अनुपात था ये वाला, और ये था संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम लोग। ये तो था। अब हम बात करते हैं असुरक्षित समूह के बारे में बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरा जितना टॉपिक है अच्छे उस टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं असुरक्षित समूह। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का जो अनुपात है भारत से भी सामाजिक समूह के आर्थिक वर्गों के एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सार्वजनिक असुरक्षित है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार से ही बिलोंग करता है, वहाँ पर कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आर्थिक समूह में सार्वजनिक असुरक्षित ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो निर्धनता है दोस्तों वो अधिकतर जो हम लोग निर्धनता का जो अधिकतर है वो कौन सा है, कौन कौन से लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग ही निर्धन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर इससे तो अच्छा कुछ दिया ही नहीं है। हम लोग कुछ टॉपिक और एक लास्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे, या फिर हम लोग कल कवर करेंगे। और कितना है हम लोग का,
ठीक है, चलिए तब आज तक हम लोग पार्ट 1 तक पढ़ते हैं, और जो कल के जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो है क्या है, शिव रमन की कहानी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कल जो हम लोग का पार्ट 2 होगा वो कहाँ से होगा, शिव रमन की कहानी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा जितना हमने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।